साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर अजमेर से है। अजमेर के रामनगर क्षेत्र में सड़क किनारे प्रेस का ठेला लगाने वाले युवक जितेंद्र बाड़ोलिया से इनकम टैक्स विभाग ने 598 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा है, जिसके कारण जितेंद्र एवं उसके परिजन दहशत में हैं। जितेंद्र के वकील राकेश ठाड़ा ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आया था, जिसमें 598 करोड़ के हीरे जवाहरात खरीदने के लेन देन का आरोप है। वकील ठाड़ा का दावा है कि पीड़ित के पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, जो कि कुछ समय पूर्व खो गया था। इस संदर्भ में विभाग ने पाली के हीरा कारोबारी एवं बैंक मैनेजर को भी नोटिस भेजा है। जितेंद्र ने गंज थाना अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं जितेंद्र क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। था जो खो गया, दो एक साल हो गया था, तो मेरे को तो इस चीज़ का कोई मालूम नहीं था। जो मेरे को क्या इनकम टैक्स का नोटिस आया, जब मेरे को मालूम पड़ा ये क्या है, वो इसका तो मैं कुछ जानता भी नहीं इसके बारे में। मेरे वकील बाबू थे, उनके पास गया, जो उन्होंने बताया कि ये तो इनकम टैक्स से नोटिस आया 500 करोड़ ऐसे कुछ का। तो फिर उन्होंने कार्रवाई करके जो FIR गंज थाने के अंदर जमा करा दी। और आपको कैसे पता चला कि आपके साथ ये तो मेरे इनकम टैक्स से ये नोटिस आया, जब मालूम पड़ा मेरे को, या आने से मालूम पड़ा, नहीं आता तो कोई मालूम नहीं पड़ता मेरे साथ क्या फ्रॉड होगा। पुलिस वगैरह कुछ आपसे कार्रवाई अब कर ही गई, हमने FIR तो सब कुछ करवा दिया हमने। क्या करते हैं आप? नहीं, लॉन्ड्री का काम है ये धोबी का। नाम बताइए। जितेंद्र। कौन सा इलाका? नाम खबर कोटा से है, जहां संभागीय आयुक्त एवं प्रशासनिक अनिल कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा के साथ शहर के विभिन्न नालों पर चल रहे सफाई कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आयुक्त एवं दोनों स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मानसून आने से पूर्व सभी नालों की सफाई कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रशासन अग्रवाल एवं आयुक्त मेहरा सबसे पहले DCM रोड स्थित नाले पर पहुंचे हैं। इस नाले की कुछ ही दिनों पूर्व सफाई करवा दी गई थी, लेकिन सफाई के बाद नाले से आहट निकल आ गया है और साथ ही मलबा अब भी सड़क पर किनारे पड़ा है। प्रशासक अग्रवाल ने इस मलबे को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने नाले की सड़क की ओर की दीवारों को भी पक्का करवाने को कहा है। इसके बाद उन्होंने कंसुआ मेन रोड स्थित नाले को देखा है। यहाँ पे निगम द्वारा सफाई करवा दी गई है, परंतु मलबा सड़क किनारे पड़ा था। प्रशासक अग्रवाल ने कहा है कि जिन भी नालों की सफाई करवाई जा रही है, वहां से मलबा भी साथ ही उठाने की व्यवस्था करी जाए। हेलो।
राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत आज जोधपुर पहुंचे। जोधपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने राजस्थान के कई मुद्दों पर बात की। उनमें पेयजल समस्या और विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और साथ ही पालनहार योजना के लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक की अनिवार्य करने की भी उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की और साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के निर्देशों का कांग्रेस नेता आंख बंद कर पालन करते हैं। गहलोत ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की चापलूसी की हद पार हो चुकी है, यहां तक कि रॉबर्ट वाड्रा ने परिवार को भी विशेष सम्मान दिया जा रहा। उन्होंने बताया है कि सरकार बनने के कुछ ही महीनों के भीतर जन कल्याण के कैंप शुरू कर दिए गए थे और अब 15 मई तक विशेष अभियान चलाकर ग्रामीण और शहरी विकास की नई रूपरेखा तैयार की जा रही। गहलोत ने कहा कि ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के वार्ड स्तर पर विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेजे जाएंगे ताकि हर क्षेत्र का योजनाओं का लाभ पहुंच सके। और साथ ही वहां दावा किया गया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रशासन में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और महिलाओं, व्यापारियों एवं आमजन के हित में योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं। बजट घोषणा पर उठ रहे सवालों को लेकर मंत्री ने कहा कि सभी विधायकों की मांगों को मुख्यमंत्री द्वारा पूरा किया गया है और कोई भी विकास कार्य लंबित नहीं है। हालांकि जोधपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़ा मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वहां इसकी जानकारी लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री से संज्ञान में लाएंगे इसे। देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं और मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन बड़े और अनुभवी लोगों को बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि जब हम सत्ता में थे हमने क्या किया, और जब आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बना है, आज आपको ताज्जुब होगा, राजस्थान अनेक स्कीम के अंदर नंबर 1 की स्थिति में है। हमने डिस्कॉम को, हमने रोडवेज को, हमने पर्यटन को, हमने ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिसमें राजस्थान लगातार ग्रोथ कर रहा है। और मैं मान सकता हूँ, गारंटी के साथ मैं कह सकूँ, राजस्थान में बिजली का संकट आज के दौर में कहीं नहीं है। हम लोग रोड में पहली बार प्रॉफिट में आए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जो जितने डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री जी का काम है कि हम क्षेत्र के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए जहां जिस क्षेत्र में आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो ये काम जनता को नजर भी आ रहा है। और बजट की घोषणाएं जो है, पिछले 2 बजट की बात में करूं तो 90% से ज्यादा जो घोषणाएं हैं वो हम लोग पूरी कर चुके हैं। कांग्रेस सरकार के समय में लगभग 4400 घोषणाएं हुई थी 2018 से 2023 के बीच में। उसमें से मात्र 1900 घोषणाओं को उन्होंने पूरा किया था, बाकी घोषणाएं धरातल पे नहीं आई। हमने बीते 2 साल में 2800 घोषणाएं करी, उसमें से 2400 घोषणाओं को हमने पूरा कर दिया है। हम लोग लगातार 90% से ऊपर हमारा ग्राफ है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये तीसरा बजट जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने प्रस्तुत किया है, मार्च खत्म होने से पहले पहले इस बजट घोषणाओं के क्रियान्विति के लिए लैंड अलॉटमेंट से लेकर के उसके एस्टिमेट की बनाने की कार्रवाई भी हमने शुरू कर दी है। और इस बजट का भी हम लोग गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि हम इसको जल्दी पूरा करेंगे। सरकारी योजनाओं का जितना पैसा मिलता है उसको 90% से ऊपर एक वित्तीय वर्ष में खर्च हम लोग करें। इससे पहले कांग्रेस सरकार में ये नहीं हुआ था। आप लोग देखेंगे, पेपर लीक की बात जब आती है तब कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर आता है। 350 से ज्यादा पेपर अभी तक हमारी सरकार में हो चुके हैं, लेकिन एक भी पेपर हमारा लीक नहीं हुआ, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। और पेपर माफियाओं ने, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, जिन्होंने ऐसा गलत काम किया था, ऐसे कितने लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में आज की तारीख में जेल के अंदर बंद है। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई। SIT का गठन होने के बाद उससे प्रभावी रोक लगी है। अधिकारी वही है, सरकारें वही है, लेकिन जब सरकार दल बदलता है, अधिकारी उनके मन में विचार बदल जाता है। अब ईमानदार सरकार आई है जिसका नेतृत्व जो है एक किसान का बेटा, मध्यम वर्ग परिवार का बेटा करता है। तो उनकी चिंता वाजिब है कि प्रदेश का चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ न्याय कैसे हो सकता है, इस बात के लिए मुख्यमंत्री चिंता करते हैं। सर, पेंशन और पालनहार योजना में बायोमेट्रिक कर दिया, बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं, कई समस्या आ रही है, तो उसको लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, जो पात्रता सरकार की तरफ से दी गई है, उसमें चाहे पेंशन की हो, चाहे पालनहार की हो या और कोई स्कीम है, हमने पारदर्शिता लाने के लिए बायोमेट्रिक किया है। हम जानते हैं 5 साल से नीचे कोई भी अगर बच्चा होता है उसका बायोमेट्रिक नहीं आता है, फिंगरप्रिंट नहीं आता है, ये रेटिना से भी वो नहीं होता है।
हम लोगों ने वहां स्कीम की है जिससे 70 साल से ऊपर कोई वृद्ध व्यक्ति हो जाता है, इसके फिंगर नहीं आते हैं, तो हमने जो सक्षम अधिकारी है स्वीकृत करता, उसको हमने पावर दे रखे हैं कि चाहे वो बीडीओ हो चाहे एसडीओ हो, उनको हमने पावर दे रखे हैं, वो उसके खुद के मोबाइल पर ओटीपी से और व्यक्ति खुद एसएसओ आईडी से अप्लाई करके उसकी पात्रता को ले सकता है, उसका लाभ उसको मिलेगा। सर, पूर्व मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं इंतजार शास्त्र के माध्यम से। अगर बात की जाए जोधपुर की फिनटेक यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आज काम बंद पड़ा है, मल्टी लेवल पार्किंग काम है वो बहुत स्लो चल रहा है। कैंसर इंस्टीट्यूट, देखिए, इंतजार शास्त्र की बात उनका करना वाजिब है क्योंकि अब बहुत लंबे समय तक कांग्रेस को राजस्थान में इंतजार करना पड़ेगा सत्ता में आने के लिए। इंतजार शास्त्र कांग्रेस की सरकार, कर्म शास्त्र है बीजेपी की सरकार। हम लोग कर्म पे विश्वास करते हैं, हम लोग बयानबाजी पे नहीं करते हैं, हम लोग बयानवीर नहीं है। जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग घटना को मतलब गलत तरीके से जनता के बीच में ले जा करके या तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, उनको जनता भी जानती है। हम लोगों का इतना सा तर्क है कि हम लोग काम करेंगे और जैसा मैंने बजट की बात कही है, 90% से ज्यादा बजट, और मेरा दावा है, गारंटी है जोधपुर के मीडिया साथियों से कि आप 5 साल की बजट घोषणाओं को निकालें। ये ऑन रिकॉर्ड बोलता है, हमारी 2 साल की बजट घोषणाओं को निकालें, किसने घोषणा करी, कितना धरातल पे आया। घोषणा करना अलग चीज होती है, लेकिन घोषणा की असली क्रियान्वित कब होती है वो सरकार जानती है। हम लोगों ने, कांग्रेस ने जो काम अधूरे छोड़ दिए थे वो काम हमने पूरे करने शुरू किए हैं, उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमने उनकी योजना को बंद कर दिया, एक योजना का नाम बताइए जिसको हमने बंद कर दिया। किसी भी योजना को हमने बंद नहीं किया, योजना हमारी चल रही है, योजनाओं को हमने अधिक सुधार करके लागू करने का प्रयास किया है। लेकिन ये सिर्फ बयान वीर नेता हैं कांग्रेस के। ये कितने उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, चाहे तो पंचायत राज के परिसीमन की बात हो, नगर निकाय के परिसीमन की बात हो, आपके ये जो स्मार्ट मीटर की बात हो, आपके ये जो 2-3 और हैं, जैसे ये एसआईआर की बात हो, कितने प्रकरण बताऊं, सब में जनता ने इनको जनता के सामने मुंह की खानी पड़ी। ये सब जगह जनता से पिटे हैं कांग्रेस वाले। जनहित का कोई मुद्दा ऐसा नहीं इनके पास बचा जिस पर वो बात कर सके। हम काम करते हैं, काम की बात करते हैं और ये लोग सिर्फ बयानबाजी। अन्नपूर्णा योजना में आज ही मीडिया में छपा है, आपने देखा भी होगा, करोड़ों का घोटाला हो रहा है। एक ही व्यक्ति के किसी के साथ जो है कूपन काट दिए गए, इसको लेकर सरकार, देखिए, सरकार की तरफ से पहले ही बता चुका हूं कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सरकार की है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं, किसी भी दल का क्यों नहीं हो, अगर करप्शन करेगा, उसमें शामिल होगा, उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी। सर, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में कई पोर्टल में जो है समस्या है, छात्र असमंजस में उनको छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिली, इसको लेकर देखिए, जो स्कॉलरशिप की बात है, स्कॉलरशिप में हम लोगों ने डेट बढ़ाई है। पहले 31 मार्च थी, उसको हमने और बढ़ा दिया है और बच्चों की, छात्रों की सहूलियत के हिसाब से हम उसको लगातार बढ़ाते हैं। जब तक पात्र व्यक्ति इसकी अप्लाई नहीं कर देता तब तक उसे बढ़ा देंगे। कभी कभार ई मित्र पे जाने से कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स की जो एप्लीकेशन लगाते हैं उसके कारण से नहीं हो पाता, लेकिन हमने उसकी तारीख बढ़ाई है। हम पूरा बच्चों को मौका दे रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से स्कॉलरशिप से वंचित नहीं रहे। एक बार अप्लाई कर दे, उसके बाद उसको भुगतान का हम लोग पूरा ध्यान रखें। सर, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज की बात करें 2.5 साल के अंदर, जो आपके सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के दिव्यांगों की बात हो या छात्रवृत्ति की बात हो, उसका एक डाटा क्या आप बता सकते हैं? 2.5 साल के अंदर हम अगर बातों तुलनात्मक अध्ययन की करते हैं, आपकी सरकार ने 2.5 साल के अंदर जो बेनिफिट इस वर्ग को दिए पूरे स्टेट में, वो क्या? देखिए, पूरे राजस्थान में आज की तारीख में 92 लाख के करीब हमारे जो लाभार्थी हैं और सबको अगर मिला देंगे तो लगभग 1 करोड़ के करीब के लाभार्थी हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हम लोगों ने पिछले 2 साल में, 2.5 साल में 10 लाख के करीब लोगों को जोड़ा है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से हम लोग जोड़ा है और ये ऑन रिकॉर्ड बात है। ये सारा हमारे डिपार्टमेंट के पास में, प्रत्येक स्टेट का नहीं, पूरे ब्लॉक का, कि ब्लॉक में इस पंचायत के, इस गांव में इतने सामाजिक सुरक्षा जितने भी योजना है उन सब का डाटा हमारे पास रहता है। पिछले 2.5 साल में हमने 10 लाख नए लोगों को जोड़ा है। पालनहार में हर साल नए व्यक्ति जुड़ते हैं। जिस बच्चे के माता पिता की डेथ हो जाती है उसको पालनहार से हम लोग जोड़ते हैं, वो लगातार संख्या हमारी बढ़ती है। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा कभी कम नहीं होता है। तो जो अपात्र लोग हैं उनकी पात्रता खत्म करने का अभियान भी सरकार चला रही है और हम ये चाहते हैं कि जो पात्र लोग हैं वो इस योजनाओं से जुड़े ताकि उनको उसका फायदा मिले। सर, लेकिन पिछली सरकार जो थी उनका 2.5 साल का जो कार्यकाल था उसके बेनिफिशियरी और आपके जो कभी तुलनात्मक किया, क्योंकि अगर हम कोई बात जब कहते हैं कि अभी आपने कहा कि आप जरा चेक कर लें, अपन आंकड़े चेक कर लेते हैं, अपन जितनी घोषणाएं की क्रियान्वित हुआ तो चेक कर लें, एक बार आपने कभी? देखिए, लगातार हमारी हर 15 दिन के अंदर एक रिव्यू मीटिंग हमारे अधिकारियों के साथ में होती है।
कभी उच्च अधिकारी होते हैं, कभी हमारे डीएलओज के साथ में होती है। आज हमने यहाँ जिले के इसीलिए अधिकारी को बुलाया है कि कहीं भी कोई भी अगर चाहे तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से अगर सरकार के संज्ञान में कोई बात आती है, उसको पूरा करने का काम हम लोग करते हैं। इसलिए निर्देश अधिकारी को पाबंद करने के लिए, योजनाओं की क्रियान्विति के लिए, योजनाओं की जो रिव्यू होती है, उसके लिए भी लगातार संवाद एक ऐसा तरीका है जिससे सारी जो समस्या उसका समाधान हो सकता है। हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि इतना बड़ा विशाल परिवार है जो सारा का सारा डीबीटी के माध्यम से हमारा काम होता है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री एक बटन दबाते तो पेंशन का सारा पैसा हमारा चला जाता है। आज आप देखिए कि पेंशन का लगभग अब 1 अप्रैल 2026 से प्रति महीने 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा हमारा जाएगा। लगभग 15,000 करोड़ रुपए या 16,000 करोड़ रुपए पेंशन में हम लोग देने वाले हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के समय में अभी जब विधानसभा के अंदर बातें हुई थी, हमने कहा था कि आप कांग्रेस वालों से पूछा था कि हमारे 2 साल में जब सरकार के पूरे हुए, आपके 5 साल पर आप बहस करिए। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी कांग्रेसी सदन में उपस्थित ना, सब भाग गए वहां से। ये भाग खड़े इसलिए हुए कि उनके पास में बताने के लिए कुछ नहीं था। सरकार ने जो काम किया है उसके पास में कोई उसका तोड़ नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने पहली बार कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार किया था और हमने कहा था कि नहीं, अल्बर्ट हॉल पे नहीं, हम लोग राजस्थान के सबसे बड़े सदन विधानसभा में बहस करेंगे। आपके पास आंकड़े तो बताइए, हम हमारे बताते हैं, लेकिन उनके पास में नहीं था। ये राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने जो आदेश राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को दिया है वैसा ही वो फॉलो करते हैं। और चापलूसी की हद देखिए, अब तो ये हद हो गई कि कांग्रेस वाले इनके जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा जी, उनके बेटे को ही सलाम करते हैं, उनको ही प्रणाम करके आते हैं, उनको ही धोख लगा के आते हैं कि आने वाले समय में अपनी कुर्सी कहीं असुरक्षित नहीं हो। इसलिए ये चापलूसी की जो पराकाष्ठा ये कांग्रेस ने गांधी नेहरू परिवार की है। राजस्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है सिर्फ इतना है कि चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे हमारी ये जो महिलाओं के साथ में, बड़ों के साथ में, व्यापारी के साथ में, किसी भी तरीके की कोई भी अगर योजना आती है उसका लाभ उस तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम चिंता करते हैं। वरना हम लोग राजनीतिक लाभ के लिए कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। और आपको एक बात फिर बताऊं, सरकार ने बनने के बाद में महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर हमारे कैंप शुरू कर दिए थे। उस समय कोई चुनाव नहीं थे, अब हमारे फिर कैंप है। हम लोगों ने गांव के विकास का रोड मैप बनाने के लिए ग्राम पंचायतों के वार्ड की रूपरेखा बनानी शुरू करी है। नगर निकाय क्षेत्र में नगरों उसके वार्ड की रूपरेखा तैयार करी, उसका प्रपोजल बना के रोड मैप बना करके सरकार को देंगे। अभियान 15 मई तक चलेगा। तो हम लोग ग्रामीण विकास और शहरी विकास के माध्यम से प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री तत्पर है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अपने शहर में, पंचायतों में अगर कहीं कोई आपको लगता है कि सरकार के माध्यम से काम पूरा होना है, उस पर आप लोग हमें जरूर बताएं ताकि हम लोग उसको भी पूरा करें। सर, फीडबैक तो आता होगा, पश्चिम बंगाल और असम की बात करें तो वहाँ क्या थी? प्रचंड बहुमत के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। आसाम हो चाहे हमारा पश्चिम बंगाल हो, जिस तरीके से वहां पिछले पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो टीएमसी की सरकार है, जो अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई, उससे वहां की जनता त्रस्त है। आपके जो पोल बता रहे हैं उसमें भी बीजेपी को बहुमत बता रहे हैं। और आसाम में वहां पहले से अधिक मेजोरिटी के साथ में हम लोग सरकार बनाएंगे। तो जो इन 4 स्टेट में है वहां पर हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में सरकार बनाएंगे। सर एक सवाल ये है कि आपने बोला कि बजट घोषणाएं जब पिछली सरकार की, उसको लेकर हम लोग काम करें, लेकिन वर्तमान में जोधपुर में पिछली सरकार की जो घोषणाएं हैं उस पर ना तो वर्तमान सरकार ध्यान देंगे, चाहे हम फिजिकल कॉलेज के अंदर जो इतना बड़ा स्टेडियम जो बनाया हुआ है, कोई यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, यहाँ पर खिलाड़ियों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर सरकार के आपके मंत्री विजिट करते हैं, उसके बाद में वहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। उसको यूनिवर्सिटी फिजिकल कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इंतजार करते हैं, बहुत सालों से सारे काम पेंडिंग कर रहे हैं। सारा काम मतलब एक प्रकार से सरकार की ओर से सरकार से किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार आपको कोई ध्यान ही नहीं दे रही। देखिए ऐसा नहीं है, जोधपुर राजस्थान से बाहर नहीं है, जोधपुर भी राजस्थान का एक हिस्सा है। मैं कह रहा हूँ कि जितने विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री से जो मांगा है, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको पूरा किया है। किसी भी विधानसभा, मेरी गारंटी है कि कोई भी विधानसभा में एक भी ऐसा काम नहीं होगा जो सरकार ने नहीं दिया है। जो माननीय विधायकों ने, जनप्रतिनिधि जो सरकार से मांगा है उस काम को पूरा दिया है। फिर भी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, जिस स्पोर्ट्स फिजिकल कॉलेज के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उसके गेम्स की आप बात कर रहे हैं, मैं उसका पता लगा के निश्चित ही हम माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे और उसको जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। मंत्री जी, रिफाइनरी बनकर तैयार हो चुकी है, देखिए, पूर्ववर्ती वसुंधरा जी के सरकार में जब इस रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ था
और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार ने, हमने काम चालू किया, कांग्रेस की सरकार ने लटकाए रखा। अब हमारा सौभाग्य राजस्थान का कि इसी 21 अप्रैल को विश्व के सबसे बड़े नेता, आधुनिक भारत के निर्माता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन इसी पचपदरा में, पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। उनके कर कमलों से इस रिफाइनरी का उद्घाटन होगा। लगभग 1 लाख करोड़ की इस योजना का, जो मुझे लगता है राजस्थान की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इस रिफाइनरी के उद्घाटन के बाद में पेट्रोकेमिकल्स के लेकर से बहुत सारा हमारा जो रोजगार का अवसर है वो भी बढ़ने वाला है। एक बात मैं और कहूंगा कि हम लोग, राजस्थान सरकार ने तय किया वाटरवेज बनाने के लिए, कांडला जो गुजरात की तरफ से आता है वहां से लेकर के जालोर तक एक वाटरवेज बनेगा, जिसमें नहर आएगी, वहां तक जहाज आएंगे और जो सामान है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वो वहां तक आएगा, जालोर तक। मुझे लगता है इससे पहले सरकारें बहुत थी, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था। ये इंतजार शास्त्र नहीं होता, ये कर्म शास्त्र होता है। जब व्यक्ति रात को अकेले में बैठ के सोचता है कि मुझे राजस्थान के लिए क्या करना, तब ये वाटरवेज जैसी स्कीम जो है वो राजस्थान के जब आएगी तो राजस्थान का अलग ही नजारा होगा, उसका फायदा आम लोगों को मिलने वाला है। पेयजल की समस्या तो सरकार है, गर्मी में तो देखिए ऐसा है, ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है कि राजस्थान में 40% हिस्से को पानी के लिए जो राम जल सेतु योजना लागू की गई है उसका काम चल रहा है। सीकर शेखावटी के अंदर जो यमुना जल समझौता है उसमें 32,000 करोड़ का प्रोविजन हो गया। अब हमारा पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें पानी की दिक्कत है, इसमें कोई दोहराई नहीं। यहाँ जोधपुर में कायला में जिनसे पानी की सप्लाई होती है, हम लोगों ने, सब लोगों ने, जो पश्चिमी राजस्थान के माननीय विधायक हैं उन सब सदस्यों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री को कहा है अब सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में एक ऐसी योजना को लाया जाए जो इसकी जीवन रेखा बन सके पश्चिमी राजस्थान की। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग पीएचडी विभाग जो है उसकी भी मुख्यमंत्री ने उनको छूट दे रखी है कि जहां भी अगर पानी के कोई लीकेज है लाइन के, उसको ठीक करें, नई लाइन है उसको लीकेज करें। आधे से ज्यादा दिक्कत पूर्व की सरकार की जेजेएम के कारण से हुई थी। आज भी आप देख रहे हैं वहां कांग्रेस सरकार के मंत्री से लेकर के चीफ इंजीनियर से लेकर के एक्शन से लेकर के बहुत सारे लोग जेल के अंदर, क्योंकि उन्होंने जेजेएम में घोटाला किया था। अब इतने बड़े घोटाले को जब केंद्र सरकार ने पैसा दिया था, उसका भ्रष्टाचार कहीं के होता, उसको समेटने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी सरकार की प्राथमिकता होती है कि पेयजल, बिजली, सड़क, आवास, खाद्यान्न, ये सारी चीजें जो मूलभूत आवश्यकताओं में आती है उसको पूरा करें। और हम इस गर्मी में कंटीजेंसी प्लान को स्वीकृत कर चुके हैं और इस कंटीजेंसी प्लान के माध्यम से जोधपुर में पानी की, पेयजल की कोई दिक्कत हम आने नहीं देंगे। जोधपुर के पत्रकार साथी नंदन है और जोधपुर के इस सर्किट हाउस में आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जोधपुर जिले के समस्त विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक है और इस समीक्षा बैठक में सरकार की जो स्कीम्स है उसके बारे में रिव्यू किया जाएगा और आवश्यक निर्देश जो है अधिकारी को दिए जाएंगे। पिछले 2 वर्ष में सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो नवाचार हुए हैं, जो काम हो रहे हैं और जो स्कीम चल रही है उसका फायदा व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे, इसके लिए लगातार हमारी वीसी के माध्यम से भी हम लोग हमारे अधिकारी से बात करते हैं, डायरेक्टरेट पे भी बात करते हैं और हमारे अधिकारी भी जो विभाग के हैं सचिवालय से वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आज जोधपुर में मैंने स्वयं ने अधिकारी को बुलाया है और यहाँ बैठक होगी। बैठक में जो हमारी विभाग की पॉलिसीज है उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। सरकार का मंतव्य यह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में कि जो समाज कल्याण विभाग की स्कीमें हैं उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति जो है वो इस स्कीम से वंचित नहीं रहे। इसके लिए हम लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं और अगर कहीं इसमें कहीं भी लापरवाही देखने को मिलेगी या कोई अनियमितता देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी अधिकारी से चर्चा करके उस पर कार्रवाई भी होगी और आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई लापरवाही विभाग के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा न रहे, इसके लिए उनको पाबंद भी किया जाएगा। हमारा विभाग लगातार 1 करोड़ का हमारा परिवार है, इस विभाग के माध्यम से जो लाभार्थी जुड़े हुए हैं उनकी चिंता करना और उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से संबल देने का काम हमारा विभाग करता है। अंत्योदय की योजनाओं को साकार करना, अंत्योदय से सूर्योदय, संकल्प से सिद्धि हमारा मूल मंत्र है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार पिछले 2.25 साल में हमने जो काम किए हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, विभाग की मॉनिटरिंग लगातार हो रही है और संपर्क पोर्टल के माध्यम से भी
हम लोग हमारे विभाग को, पूरे विभाग के अंदर हम लोग दूसरे नंबर पे संपर्क पोर्टल पर जब भी कोई शिकायत आती है उसका निस्तारण हम लोग करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने 13 दिन में एक शिकायत को सॉर्ट आउट करने का काम किया। हमारा प्रयास है उसको हम लोग 10 दिन के अंदर अंदर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। सर नया क्या हो रहा है? सिर्फ समाज कल्याण विभाग चल रहा है, आप जैसे युवा नेता आए हैं, आपको दायित्व मिला है, सर नया क्या कर रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि पिछले 2 साल में जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब हमने तय किया है कि इस विभाग से जुड़े हुए शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति, शेड्यूल ट्राइब के, ईडब्ल्यूएस के, दिव्यांग, सफाई कर्मी और इस प्रकार का जो हमारा एक वंचित वर्ग का परिवार है, उसके लिए एक नई योजना को लाया जाए और जो पहले से चल रही है उसको और आगे बढ़ाया जाए। पेंशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो जो पूर्व सरकार के समय 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी लाभार्थी को, हम लोगों ने उसको पहले 1150 किया, फिर 1250 किया, फिर 1300 किया। अभी 1 अप्रैल 2026 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें वृद्धि करके उसको 1450 रुपये प्रति माह कर दिया है। जो हमारे हॉस्टल्स है उसमें जो मेस भत्ता मिलता है प्रति व्यक्ति को, पहले 2500 रुपये मिलता था। हमारी सरकार आने के बाद में हमने इसमें बढ़ोतरी करके पहले बजट में 3000 किया और उसके बाद अभी हम लोग 3250 रुपये प्रति व्यक्ति दे रहे हैं। एक हमने दिव्यांगों के लिए जो स्कूटी वितरण का काम है, पहले बजट में 2000 स्कूटी दी है, उसके बाद में 2500 का अनाउंस किया। इस बार भी मुख्यमंत्री महोदय ने 2500 स्कूटी देने का घोषणा की, जो बहुत जल्दी वो हमारी पूरी होने वाली है। हमने विभिन्न आवासीय छात्रावास हो गए, देवनान छात्रावास हो गए, सावित्री फुले छात्रावास हो गए, ये भी हम लोगों ने नए खोले हैं जिस पर हमारा काम चल रहा है। हम लोगों ने जो दिव्यांग साथी हमारे, उनको कृत्रिम अंग उपकरण देने का काम पहली बार राजस्थान में हो रहा है कि एक व्यक्ति को 20,000 रुपए तक के उपकरण। पहले बजट में हमने इसमें 50,000 की संख्या रखी, उसके बाद में हमने 1.5 लाख दिव्यांग साथियों को 20,000 तक के उपकरण देने का हमने बजट प्रोविजन किया था, जिस पर हमारा काम चल रहा है, जो पहली बार हुआ है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होती है, मांसपेशी खिंचाव के कारण से या उसकी तकलीफ के कारण से जो लोग चल फिर नहीं सकते, पहली बार राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने का काम हमने किया है। 1 लाख रुपए तक की व्हील चेयर हम लोग दे रहे हैं और अभी तक हमने लगभग 1200 से 1300 ऐसे व्यक्ति जिनको पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों से चिन्हित किया है, जिनका सर्टिफिकेट बना, उसको हमने दे दिए। आज भी अगर कोई व्यक्ति मस्कुलर डिस्ट्रोफी का सर्टिफिकेट लेकर आता है, उसको इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने का काम हम लोग करते हैं। हम लोगों ने जो हमारे अनुजा निगम की तरफ से जो लोन मिलता है, अनुदान मिलता है, उसकी राशि को भी हमने बढ़ाया है और जो लोग लोन नहीं चुका पाते उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी हम लेकर के आए हैं कि जो लोग एक टाइम में उस राशि को लौटा देते हैं सरकार को या उसको पे कर देते हैं, उसके लिए पेनल्टी, शास्ति और जो ब्याज है उसको हम लोग माफ कर देते हैं। और हमारे जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स के अंदर हम लोगों ने, जो महिला सदन हमारे संभाग स्तर में है, वहां पर हम लोगों ने कैमरे लगा करके उसको पारदर्शी तरीके से कोई अनावश्यक रूप से व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सके, सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये बहुत पेचीदा मामला पहले चल रहा था, लेकिन हमने उसमें सुधार करते हुए कैमरे लगाकर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम लोगों ने काम किया है। हम लोग दिव्यांगों को नौशल आधार पर 4% आरक्षण देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं, लगभग वो फाइल अंतिम चरण में है। तो हमारे विभाग की तरफ से जो लोग इसमें लाभार्थी जुड़े हुए हैं, उनके कल्याण के लिए मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग काम करें। माननीय मोदी जी की जब केंद्र में सरकार आई, पहले दिव्यांगता को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद उसको 21 तरह का बना दिया गया। एक हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना को लॉन्च किया है। जब कोई व्यक्ति जो बहुत सी ऐसी दुर्लभ बीमारियां हैं, उसमें अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसको 5,000 रुपये प्रति माह का आर्थिक सहायता और 50 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में उसको हम लोग कर रहे हैं। ये राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है। अब इसमें हम लोग प्रयास करें, थैलीसीमिया जैसी जो गंभीर बीमारी है, उसके कारण जो बच्चे जिनको रक्त की आवश्यकता होती है, वो लोग इसमें सम्मिलित नहीं है, उनको भी। अलवर शहर में गुरुवार शाम उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। आक्रोशित लोगों ने अग्रसेन सर्किल के पास सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की, नारेबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि तिजारा, गोविंदगढ़, रामगढ़ और एक्सप्रेसवे के रास्ते रोजाना गौ तस्करी की घटनाएं सामने आ रही हैं और घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग चौराहे पर जुट गए और आक्रोशित भीड़ ने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हालात को देखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
बोलो मत कोई भी यार। अलवर को जिस तरह से आतंकवाद का गढ़ बना दिया गया है, हिंदू भावनाओं के साथ यहाँ लगातार खिलवाड़ हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब मौन है और जितने भी लोग हैं सब मौन होकर के बैठे हुए हैं। यहाँ गाय का सर काट दिया गया है, आए दिन शहर से गाय उठ रही है, शहर के आसपास से उठ रही है, बोकसी के अड्डे गोविंदगढ़ रामगढ़ तिजारा में बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे से लगातार गाय जा रही है, पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धरी धोरी नहीं है। और जो लोग केवल बात ही करते, कोई प्रशासनिक कठोर कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई सरकार का ध्यान इस ओर है। अब इस सबको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज एक गोमुंड मिला है और ताजा गोमुंड मिला है, और इस गोमुंड को लेकर के अभी हिंदू समाज निर्णय करेगा कि किस प्रकार से हमें यहाँ रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से चारों तरफ वातावरण बना पड़ा है, उस हिसाब से हमें लगता है कि अब हिंदू समाज को आगे आकर के अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी इसकी जांच चल रही है, पुलिस भी मौके पर पहुंची है और कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं, हिंदू समाज के लोग भी यहाँ जुटे हुए हैं सब। गया जिले की शेरघाटी स्थित अंबेडकर छात्रावास, जिसे वंचित एवं दलित क्षेत्रों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए करोड़ों की लागत से बनाया गया था, आज बदहाली और उपेक्षा का शिकार हो गया, खंडहर में तब्दील हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण छात्रावास के बंद होने की जानकारी जिला प्रशासन तक को नहीं थी। मामला जब उजागर हुआ तब बिहार सरकार के SC/ST कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान अचानक निरीक्षण के लिए छात्रावास पहुंचे। निरीक्षण के दौरान छात्रावास मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला है और साथ ही मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को बुलाकर ताला खुलवाया है। अंदर प्रवेश करते ही जो दृश्य सामने आया उसे देखकर मंत्री भी हैरान रह गए। आपको बता दें, भवन की छत जर्जर हो चुकी है, दीवारों में दरारें हैं, कमरे में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और चारों ओर वीरानी पसरी हुई है। स्पष्ट रूप से यह स्थिति लंबे समय से देखरेख के अभाव में दर्शाती है। मंत्री ने मौके पर ही अनुमंडलीय कल्याण पदाधिकारी अमल किशोर को जमकर फटकार लगाई। 24 घंटे के अंदर पूरे मामले में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपने प्रयास ही नहीं किया, उनको इस विषय पर जानकारी नहीं है सर। आपको बताइए, सरकार का रुपया दुरुपयोग हो रहा है, आपकी जवाबदेही नहीं बनती है, आपने कोशिश नहीं किया। ये सरकार का रुपया, इतना पैसा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग का पैसा इतना लग गया, सब रूम में ही बेंच डेस्क वगैरह चल रहा है, कोई उपयोगिता नहीं है, तो क्या फायदा है बताइए। आप अपनी संपत्ति देख नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। EWO हो आपको जवाबदेही बनता है कि नहीं सब देखने का, बच्चों का एडमिशन लेने का, इसको रिपेयरिंग करवा काम कराने का। यूनिट खा गया बच्चों को, 50 बच्चे का आपने गला कर दिया। आपको नॉलेज में नहीं है विद्यालय का, विभाग के लिस्ट में सर ये इसका नाम भी नहीं था सर, और वो विभाग का लिस्ट में छात्रावास का नाम नहीं है, अभी संचालित जो है उसमें नहीं है। संचालित आपने किया ही नहीं तो कहां से होगा। संचालित करते तब ना होता, चाहे आपसे पूर्व में करता तब ना होता, कोई किया ही नहीं। और आपने भी 2 साल काट दिया, आपने नहीं किया। करोड़ों रुपया का इस पर माली मरम्मती को कर दी, तो कौन विभाग से किया होगा, अपने विभाग से किया, दूसरे विभाग से कर दिया, तो अपने विभाग से मरम्मती भी हो गया। और आप कहते हैं सरकार के लिए विभाग के लिए इसका नामो संचालित कर, क्यों मरम्मती कर लिया यहाँ पर। दूसरा है ये बेंच डेस्क से खड्डा होगा, कब का होगा फिर बताइए। नया है, बेड है, 20 में हुआ सर, 3 साल 4 साल पहले खरीदाया। ये सब सरकार का पैसा का लूट लिया होगा, लोग खरीदारी करा, यही ना किया होगा जी। यदि यहाँ उपयोगिता नहीं है, यहाँ बच्चे का एडमिशन है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के विरुद्ध की गई अभद्र टिप्पणी और घटिया भाषा पूरी तरह निंदनीय और शर्मनाक और अस्वीकार है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों पर गया जी के स्थानीय टावर चौक पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का पुतला दहन कर कांग्रेस जनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन एवं विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश
प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता विजय कुमार मिट्ठू एवं पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली और साथ ही जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर गोस्वामी, जिला महासचिव सह प्रवक्ता ओंकार नाथ सिंह और साथ ही जिला इंटर के महासचिव टिंकू गिरी, विपिन बिहारी सिन्हा और साथ ही युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विशाल कुमार मुन्ना माझी, मोहम्मद शमीम आलम, असंगठित मजदूर संघ के जिला महासचिव विनोद बनारसी और साथ ही अमरजीत कुमार, सुजीत गुप्ता आदि ने खड़गे खेड़ा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारों को बुलंद करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के उच्च सदन राज्यसभा में विरोधी दल के लोकप्रिय नेता हैं। उनका अनुभव, कद और प्रतिष्ठा अतुलनीय है। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रखर ईमानदार एवं विवेक प्रवक्ता हैं, इसीलिए इन दोनों का अपमान किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि देश की प्रगतिशील समाज का अपमान होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता असम के मुख्यमंत्री के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी किए हैं, उसके खिलाफ आज धारदार प्रदर्शन करते हुए वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का पुतला दहन किया गया और इस अवसर पर नेता कार्यकर्ता ने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने अभद्र और गंदी गालियां देकर के जो कहने का काम किया है, आज देश की जनता उसके खिलाफ है। आज पूरे देश में नारा लग रहा है कि खड़गे खेड़ा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इन नारों के साथ हम इसका पुतला दहन करके आज ये कहना चाहते हैं कि असम में आज चुनाव हो रहा है, लेकिन करारी हार होगी और हार से बहुत। कटिहार जिले के फलका प्रखंड में पाक चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भारी संख्या में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल किया। अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए कुल 37 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके। फलका प्रखंड के पोठिया, रहटा और साथ ही सोहता उत्तरी पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हो गई। नामांकन के दूसरे दिन अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए 6 तथा सदस्य पद के लिए 34 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किए। अध्यक्ष पद के लिए पंचायत में मनीष गुप्ता, निरंजन झा, रहटा पंचायत से मिथिलेश गुप्ता, वहीं सोहता सबसे पहले मैं आपके चैनल के परिवार को और पोठिया के जनता को हार्दिक दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। फिलहाल मेरे सत्ता में आने के बाद जो किसान त्राहिमाम है, जो 15 वर्षों से खाद्यान्न हो या खाद हो या सरकार के द्वारा दिया गया ट्रैक्टर, किसी किसान 15 साल के कार्यकाल में 15 किसान भी लाभान्वित नहीं हुए हैं। और हम सत्ता में आते हैं तो जो 15 वर्षों में काम नहीं हुआ वो मैं 15 घंटों में करके दिखाऊंगा। 3 ऐसा कार्य बताइए जो जीतने के बाद आप सबसे पहले करेंगे किसानों के। सबसे पहला सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है खाद्यान्न, जो कि 5 किलो सरकार देती है, लेकिन कोई भी पब्लिक पोठिया में बता दे कि उससे 4.5 किलो भी मुहैया होता है, उसको 4 किलो मुहैया होता है। दूसरी बात, जो सरकार का दिया हुआ ट्रैक्टर है, वो जैसे ट्रॉली हो गया ट्रैक्टर की, मकई का थ्रेसर हो गया, हरम्मा हो गया, कोई किसान के लिए, और कोई आज तक भी 15 साल में 15 किसान लाभान्वित नहीं हुए हैं। और तीसरा सबसे बड़ी जो हम लोग का खेती है, और जो पैक्स के द्वारा 1350 में खाद मुहैया होता है, 270 में यूरिया मुहैया होता है, वो आज हमारे बाज़ार में 400 में यूरिया मिलता है और डीएपी 1700-1800 में मिलता है। प्रत्येक बोरी में 400-500 रुपये का फ़र्क है। कहीं ये चुनावी कहीं जुमला तो नहीं हो जाएगा? नहीं, जुमला नहीं होगा। अगले तो 15 साल से देखे रहे पोठिया की जनता, और हम सत्ता में जैसे आते हैं 15 घंटे के अंदर में वो हमारा कार्यकाल बताएगा। जो हमारा पैक्स गोदाम है खंडर के स्थिति में तब्दील है, वो 15 घंटे के आने के बाद वहाँ सुचारू रूप से खाद मिलेगा, राशन मिलेगा, वगैरह वगैरह मिलेगा। अपना परिचय। मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता, पोठिया, और वार्ड सदस्य भी हम 10 साल से हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार अगर आपको जनता जो है जिताती है? जनता का जो सदस्य बनने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद जो उसका जो काम है, जो सरकारी खाद बीज मिलता है, वो पूरा करेंगे। कोई ऐसा 3 कार्य बताइए जो सबसे पहले करेंगे किसानों के लिए। पहला धान खरीदारी। खाद की किल्लत रहती है किसानों नहीं तो सरकार से मांग करेंगे।
जो हमारे प्रखंड में आएगा उसके लिए मांग करेंगे। क्या नाम है? चंदन कुमार साहब। कौन सा पंचायत? सोताउतरी पंचायत, अध्यक्ष पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए, और सब सदस्य भी है हम लोग के साथ। आप जो है अध्यक्ष पद पर काबिज हुए, कितना काम किया? काम जो है, जो योजना मिलता है पैक्स को, सारा योजना में काम करते हैं हम, और जनता फिर पुनः हमको भेजती है चुन के। और विरोधी का कहना है कि कुछ काम नहीं है। तो इसमें पैक्स में जो धान अधिप्राप्ति है, पीडीएस है, खाद है, तो खाद का लाइसेंस पैक्स में नहीं है। पीडीएस नहीं लिए हैं, चूँकि मेरे पास जनरल लाइसेंस है, तो हम ग्रामीण को मान ले जाए सबको फ़ायदा देते हैं। और अधिप्राप्ति धान का करते हैं सब किसान। क्षेत्र में किसानों को खाद की किल्लतों से बार बार जूझना पड़ रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था आप कर पाए? पुनः जनता का आशीर्वाद अबरी बार मिला तो खाद का लाइसेंस वरीय पदाधिकारी को बोले हैं कि हमको लाइसेंस चाहिए, भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। तो वो आश्वासन दिए हैं कि आप पुनः दिया जाइएगा तो लाइसेंस देंगे आपको। जनता से क्या आग्रह करेंगे? जनता से आग्रह करेंगे कि हमको पुनः फिर आशीर्वाद चाहिए। आप भावुक हो जा रहे हैं, तो जनता से मतलब कि जो है आशीर्वाद तो बराबर आपको दे रही है, और निश्चित तौर पर कई बार रहा है, कई बार कितने बार? 4 टर्म। 4 टर्म लगातार में कितना बार किसान के लिए यूरिया दिया है? लाइसेंस नहीं है मेरे पास। निरंजन झा भी बोला कि हमको दे रहे हैं। निरंजन झा पहले से है कि पीछे से है? नहीं, निरंजन झा के पास लाइसेंस है। उधर लाइसेंस नहीं है हमारे पास। नहीं, लाइसेंस है उसके पास। यहाँ रहटा में जो है ना किसान के लिए यूरिया नहीं मिला है। रहटा में लाइसेंस नहीं है। हाँ, ये बात किल्लत है। ये हो सकता है, मगर किसान के लिए जो है ना जब तक यूरिया नहीं मिला है। हाँ, तो आप लोगों को यूरिया का मतलब किल्लत होता है? हाँ, किल्लत तो होवे कर। दुकान है, महंगा खरीदना पड़ता है। दुकान तो है, 4-5 गो दुकान है, वहाँ खरीदना पड़ता है। सवाल कर रही है कि हाँ, पिछले जो है 4 टर्म आप कम से कम जो है 20 साल से आप लाइसेंस जो है हम लाख प्रयास कर रहे हैं। लाइसेंस इसमें पैक्स में जो है वो पुनः मतलब विधि व्यवस्था है कुछ ऐसा कि लाइसेंस बनने के बाद ही खाद दिया जाएगा। वो नहीं है कि आम खुला कि आप जो है जाके मार्केट से खरीद के या सेठ के यहाँ से खरीद के यहाँ बेचिए। वो जब तक लाइसेंस नहीं, लाइसेंस तो आप ले सकते हैं। हाँ, वर्षों से आपने प्रयास अगर किया होता तो लाइसेंस हमने बहुत प्रयास किया। उसमें कुछ कारण है लाइसेंस रहटा को नहीं मिलने का। उसमें इक्को का कोई लाइसेंस जो है यहाँ का कोई बड़ा बिजनेसमैन ले लिया है, उसको इक्को का सप्लाई यहाँ नहीं होता है, तो पुनः फिर आग्रह किए हैं हम कि लाइसेंस मिलना चाहिए हमको। अपना परिचय दीजिए। हम मिथिलेश कुमार गुप्ता, ग्राम रहटा, पोस्ट पीर मुकाम। देखिए, हम जनता का काम कर रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं, इसलिए जनता जो है हमको अपना मने प्रतिनिधित्व चुनता है। बात मान के चलिए, जनता का रात दिन हम उससे काम में लगे रहते हैं। तो ऐसा कौन सा काम है जो आपसे मतलब कि 15 वर्षों में नहीं हो सका, जिसे आप पहले करना चाहेंगे इस बार अगर जनता आपको जिताती है? हम इस बार जब बनेंगे ना तो पहले 1000 MT का गोदाम बनाएंगे, जो कि लोग का धान सड़ता है, खरीदारी कम होता है, उसका 1000 MT का गोदाम बनवाएंगे। बिस्कुमान जो बंद है उसको लेकर के हम विधानसभा में भी क्वेश्चन उठवाए हैं विधायक से। हो सकता है कि बिस्कुमान फिर पुनः लाया जाए, जो कि बिचौलियों का खाद का धंधा बंद हो जाए। कितना जो है किसानों को इस खाद की किल्लतें काफ़ी हो रही है, उसके बारे में 15 वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ हो पाया, जो है व्यवस्था क्या? सबसे पहले हम तो यहाँ जो है अपना खाद का जो लाइसेंस बना है, सरकार के द्वारा पैक्स को मात्र 200 बोरा खाद दिया जाता है, जिससे कि किसान को पूरा नहीं हो सकता है, पूर्ति नहीं हो सकता है। यदि किसान को पैक्स को 5000 या 2500 बोरा दे दिया जाए तो पूरा पंचायत को पूरा हो जाएगा। मान के चलिए 200 बोरा देता है। इसके कारण हम बिस्कुमान को यहाँ खुलवाने का काम करवाए
और बिस्कोमान का जो कर्मचारी था वह जो है कम से कम ऐसा निकला कि किसान का पैसा ठग करके इतना ले गया, जिसके कारण 6 महीना खाद बेचा ने खाद रख लिया, जिसके कारण घाटा के कारण सरकार उसको बंद कर दिया। उसको लेकर के हम पुनः विधानसभा में क्वेश्चन विधायक से उठवाए हैं और उस पर हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं। लगे हुए हैं कि बिस्कोमान फिर फलका प्रखंड के अंतर्गत आवे, जो कि फलका प्रखंड के वासी खाद से तो किन कामों को प्रायोरिटी जो है आप सबसे पहले देंगे? सबसे पहले तो हम किसान का प्रायोरिटी देंगे। किसान को जो समस्या है, आप देख रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि बाजार का मूल्य और किसान का मूल्य, अभी आप देख रहे हैं कि यूरिया बाजार में 400 रुपया बोरा मिलता है। आप कहीं बगलिंग भी करने चले जाइए तो आपको देखने को मिलेगा 400 रुपया बोरा, 267 रुपया है। सरकार इसलिए हम बिस्कोमान खुलवाए थे, जबकि फलका प्रखंड का अनेक क्षेत्र का आदमी और पूर्णिया का बगल का सटा हुआ भी किसान भी आकर के वहाँ से लेता था। और पहला सेक्शन है जो कि 2-4 प्रखंड के अंतर्गत में बिस्कोमान निरंजन झा पोठिया में खुलवाया था। अपना परिचय। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।